हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक वीडियो आएगी मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में। देखो, ये सब ऐसा टॉपिक है जिसे हम लास्ट में रिविजन करते हैं और ये रिविजन पर्पज के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन, ऐसे सब पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है, इसीलिए हम इसको लास्ट में रिवाइज करने के लिए यूज करते हैं। यही रीजन है कि हम ये वीडियो अब ला रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम पर्सनालिटीज को देखते हैं। सबसे पहले अशोका किस डायनेस्टी से है? मौर्य डायनेस्टी। टाइम पीरियड 304 से 232, 304 से 232 BCE। इनके बारे में देखते हैं। अशोका के एडिक्ट्स, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। 4 जगह इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिला करके 33 इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। किससे रिलेटेड? अशोका से रिलेटेड। ठीक है, अशोका के 2 एडिक्ट्स थे, पिलर एडिक्ट और रॉक एडिक्ट। आपको पता ही है पिलर एडिक्ट में क्या था। अशोका के जो भी रिफॉर्म्स और रिलीजियस पर्सपेक्ट्स थे वो सब पिलर एडिक्ट्स में मेंशन थे। ठीक है, और रॉक एडिक्ट में अशोका के थॉट्स किस पे? जस्टिस, मोरालिटी और गवर्नेंस पे अशोका के जो थॉट्स हुआ करते थे उसको डिटेल वे में रॉक एडिक्ट पे मेंशन हुआ करता था। ठीक है, कलिंगा एडिक्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिक्ट है अशोका का, जिसमें कहाँ पे फोकस है? मोरल ड्यूटीज इन कलिंगा। ठीक है, मेजर स्तूपा, अशोका के टाइम का मेजर स्तूपा कौन सा है? सांची स्तूपा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को पैट्रोनेज करता है। ठीक, यहाँ पे अशोका के बारे में दिया हुआ है। अशोका चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? ग्रैंड सन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? ग्रैंड सन, मतलब कि बेटे के बेटे थे। और इनके फादर का नाम बिंदुसारा, फादर का नाम बिंदुसारा और फादर के फादर का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अपने टाइम पे ये नियर अबाउट पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपना एम्पायर एक्सपेंड कर लिए थे। ठीक, बुद्धिज्म पोस्ट्स को इम्ब्रेस करते थे। कलिंगा प्रमोटेड बुद्धिस्ट वैल्यू, इनिशिएटेड वेलफेयर मेजर्स, बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स वगैरह को ये शुरू करवाए थे, जैसे कि हॉस्पिटल, रोड, एनिमल केयर, ये सारी चीजें ये स्टार्ट करवाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अशोका ने बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स को क्या किया था? इनिशिएट करवाया था, जैसे कि हॉस्पिटल, रोड्स, एनिमल केयर वगैरह। ठीक, नॉन वायलेंस को प्रमोट किए थे। धम्मा, धम्मा के बारे में आप सुने होंगे, तो धम्मा में क्या मेंशन था? नॉन वायलेंस, इथिकल गवर्नेंस, सारी चीजें मेंशन हुआ करती थी। ठीक है, तो अशोका ने नॉन वायलेंस और इथिकल गवर्नेंस वगैरह को प्रमोट किया। ठीक, लिगेसी इंक्लूड अशोक चक्र, इनकी लिगेसी है जैसे कि अशोक चक्र, लॉयन कैपिटल एज नेशनल सिंबल। अभी आज क्या है? प्रेजेंट में नेशनल सिंबल हम किसको मानते हैं? लॉयन कैपिटल। कहाँ से लिया गया है? अशोका से ही ना, अशोक चक्र से ही ना। ये अशोक चक्र अशोका के टाइम का था। ठीक, मॉडल ऑफ इनलाइटेंड रूलरशिप, इन्फ्लुएंस ग्लोबल फर्स्ट। ठीक है, तो आई होप अशोका के बारे में आप लोग को समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को देखते हैं। कौन है? समुद्रगुप्त। टाइम पीरियड 335 से 380 CE, गुप्ता एम्पायर से। ठीक है, इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन इनके टाइम का। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसमें क्या था? इनका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज या कॉन्क्वेस्ट था, समुद्रगुप्त का जो भी कॉन्क्वेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज था, वो सारी चीजें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक, पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स, इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक, पोएट्री एंड अदर कल्चरल आर्ट्स। इनके टाइम पे म्यूजिक, पोएट्री और कल्चरल आर्ट को बहुत ज्यादा डेवलप किया गया था। ये याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के टाइम पे सबसे ज्यादा आर्ट इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। ठीक है, यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे ये, और इनके बेटे का नाम चंद्रगुप्त सेकेंड। देखो ये रहे समुद्रगुप्त, इनके फादर का नाम क्या था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, और बेटे का नाम चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता था। टाइटल दिया गया था, कौन सा टाइटल? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक, गुप्ता एम्पायर को ये सबसे ज्यादा एक्सपेंड किए थे अपने टाइम में, हिंदुज्म को प्रमोट किए थे और अश्वमेध यज्ञ वगैरह ये परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, इनके टाइम पे आर्ट कल्चर बहुत ज्यादा क्या हुआ था? डेवलप हुआ था। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इनके टाइम पे आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था। ठीक, his reign marked a period of stability and prosperity, allowing आर्ट एंड लिटरेचर टू थ्राइव। ये देखो गोल्डन एज ऑफ इंडिया, इनके पीरियड में आर्ट एंड कल्चर का क्या माना जाता था? गोल्डन एज माना जाता था। ये चीज जरूर याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के टाइम, वैसे पूछ सकते हैं ना कि आर्ट एंड कल्चर का गोल्डन एज किसके टाइम का माना जाता था, किसके पीरियड का? तो समुद्रगुप्त के पीरियड का आर्ट एंड कल्चर को गोल्डन एज माना जाता था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को देखते हैं। कौन है ये? हर्षवर्धन। टाइम पीरियड 590 से 647 CE, किस डायनेस्टी से? पुष्यभूत या वर्धाना डायनेस्टी से थे। ठीक है, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं।
इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, जैसे कि नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा, पूछ लेगा। ये तीनों किसके द्वारा लिखा गया? हर्षवर्धन द्वारा। कौन कौन? नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया। ठीक है। promoted religious and cultural event including the famous assembly at कन्नौज and the gathering at प्रयाग। इलाहाबाद कुंभ मेला, बहुत सारे असेंबली वगैरह ये किया करते थे, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस कौन सी असेंबली है? जो कन्नौज की असेंबली हुई थी कन्नौज में, वो सबसे ज्यादा फेमस। ठीक है, मतलब ये हो सकता है, आप बस इतना याद रखना कि ये जो बहुत सारी असेंबली वगैरह आप किया करते थे, किस लिए? रिलीजियस और कल्चरल इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक, यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में दे दिया, इसको देखते हैं। कहाँ पे रूल किए थे? नॉर्थ इंडिया में। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइनेशन के बाद नॉर्थ इंडिया में ये रूल किए थे। ठीक, रिलीजियस टॉलरेंस थे ये। ठीक है। सपोर्टेड बुद्धिज्म बट ऑल्सो पैट्रनाइज्ड अदर रिलीजन, इनका अपना खुद का सपोर्ट किसमें था? बुद्धिज्म में, लेकिन और बाकी जो रिलीजन थे सबको पैट्रनाइज करते थे। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ बुद्धिज्म को मान रहे हैं तो बुद्धिज्म को ही प्रमोट करें, नहीं, सारे रिलीजन को इक्वली ये पैट्रनाइज किया करते थे। ठीक है। हिज रेन मार्क्ड बाय एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन दैट एक्सपेंडेड हिज इन्फ्लुएंस अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। इनके टाइम पे मिलिट्री कैंपेन जो है बहुत सही था। ठीक है। एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, सेंड एम्बेसडर टू तांग कोर्ट, चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी अच्छा ये बना लिए थे। ठीक है। और एम्बेसडर वगैरह भी तांग के कोर्ट में ये भेजे थे। ठीक। हिज कोर्ट वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड आर्ट, अट्रैक्टेड स्कॉलर्स लाइक बाणभट्टा। देखो, इनका जो कोर्ट था वहां पे लर्निंग और आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हुई थी, इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर्स को ये अट्रैक्ट करता था, जैसे कि बाणभट्टा। पूछ सकते ना, बाणभट्टा किसके कोर्ट में थे? हर्षवर्धन के कोर्ट में थे। ठीक है। known for his philanthropy, established numerous hospitals and free eating houses। ये भी बहुत सारे जो होते हैं सोशल वर्क्स ये किए थे, जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए थे बहुत सारे, और फ्री ईटिंग हाउस, मतलब जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो वहां जाकर के खाना खा सकता है फ्री में। ये सारी चीजें हर्षवर्धन ने किया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कौन है? कृष्णदेवराया, तुलुवा डायनेस्टी, टाइम पीरियड 1509 से 1529 सीई। देखते हैं इनके बारे में। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन का देखते हैं। पैट्रॉन ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर, नोन फॉर प्रमोटिंग तेलुगु लिटरेचर। इनका फेमस वर्क क्या है? अमुक्त माल्यदा। ठीक है। देखो, आर्ट एंड लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली तेलुगु लिटरेचर के प्रमोशन के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है। अमुक्त माल्यदा इनकी फेमस किताब थी, इनका फेमस वर्क था। ठीक। आर्किटेक्चरल अचीवमेंट को देखते हैं। स्पॉन्सर्ड मेजर कंस्ट्रक्शन एट द हम्पी कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग द वित्तला टेम्पल एंड हजारारामा टेम्पल। तो याद रखिएगा, वित्तला टेम्पल एंड हजारारामा टेम्पल। ठीक है। चलिए अब इनके बारे में देख लेते हैं। विजयनगर एम्पायर के ये ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं। ठीक। हिज रेन मार्क्ड अ गोल्डन एज फॉर द एम्पायर विद सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर में इनका जो रेन था वो गोल्डन एज माना जाता था। ठीक है। ये अपना एम्पायर मोस्टली टेरिटरी, मतलब इंडिया के मोस्ट ऑफ द टेरिटरी में अपना एम्पायर एक्सपेंड किए थे। ठीक। बहमानी के अगेंस्ट बहुत सारे बैटल्स इन्हीं के टाइम पे लड़ा गया था। ठीक है। नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड एफर्ट्स टू इम्प्रूव इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वगैरह लाए थे। ठीक। promoted Vijayanagar style of architecture which is noted for its ornate and grandiose scale। ये बस इतना ध्यान रखिएगा कि विजयनगर स्टाइल में जो आर्किटेक्चर का फॉर्म था विजयनगर स्टाइल में, उसको प्रमोट किए थे। हिज कोर्ट वाज एडर्न्ड बाय अष्टदिग्गज, 8 poets who are रिवर्ड इन तेलुगु लिटरेचर। इनके कोर्ट में कौन था? अष्टदिग्गज। ये ध्यान रखिएगा, अष्टदिग्गज किनके कोर्ट में थे? कृष्णदेवराया के टाइम में थे। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कौन है? कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। जो मौर्यन डायनेस्टी थे उसमें ये एडवाइजर का रोल प्ले करते थे। ठीक। टाइम पीरियड 350 से 283 बीसीई का। चलिए अब इनके बारे में हम सारी चीजें देख लेते हैं। ये चाणक्य का देखते हैं। ये देखो, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब अर्थशास्त्र, ये जरूर याद रखिएगा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य द्वारा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक। इसमें क्या है? अ कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। मतलब कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक और स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड इसमें मतलब डिटेल वे में अर्थशास्त्र में दिया गया है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं अर्थशास्त्र जो किताब थी जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई थी, इसमें सारी चीजें मेंशन थी,
ठीक है। जो भी सोशल चीजें होती है सारी चीजें इसमें मेंशन थे। ठीक, यहाँ पे चाणक्य के बारे में है तो अब इसको देख लेते हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। ठीक, की एडवाइजर टू चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के की एडवाइजर थे। ठीक, ऑफन कॉल्ड द इंडियन मैकावली, इन्हें इंडियन मैकावली नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। His teaching and policies helped in the establishment of Mauryan Empire, मतलब ये समझो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, किस लिए? मौर्यन एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है। अर्थशास्त्र आउटलाइन थियरीज एंड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अर्थशास्त्र में क्या चीजें दी हुई हैं ये यहाँ पे मेंशन है, जो कि हमने पहले ही बात कर लिया। अर्थशास्त्र हम ऐसा कर सकते हैं ओवरऑल जो भी सोशल चीजें हुई हैं वो सारी चीजें अर्थशास्त्र में मेंशन की गई थी। ठीक है। His political philosophy emphasized control, surveillance, and harsh punishment as tool for maintaining order. देखो ये जो चाणक्य थे इनका क्या मानना था? इनका ऐसा कहना था कि ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मतलब कि सब कोई ऑर्डर रूल्स को फॉलो करे, इसके लिए हार्श पनिशमेंट देना भी अगर पड़े तो दिया जाए। ठीक है, जिससे कि ऑर्डर अच्छे से फॉलो हो सके। ठीक, प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन डिफीट ऑफ नंदा डायनेस्टी एंड सब्सिक्वेंट कंसोलिडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। जैसा कि हमने पीछे देखा, मौर्यन एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है। हिज लेगेसी इंक्लूड बीइंग अ पियोनियर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो इन एंशिएंट इंडिया। ठीक, तो ये जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी चाणक्य के बारे में वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन है? गौतम बुद्धा। ये बिम्बिसारा जो कि हरिणका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनके कंटेम्परेरी थे। इनका टाइम पीरियड क्या है? 563 से 483 BCE। इनके बारे में चीज़ें देख लेते हैं हम। धम्मचक्र प्रवर्तना सूता, धम्मचक्र प्रवर्तना सूता, फर्स्ट टीचिंग डिलीवर्ड आफ्टर हिज इनलाइटनमेंट। जब गौतम बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिल गया था उसके बाद जब वो पहली टीचिंग जो डिलीवर किए थे उसको क्या कहते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तनाम सूता। ये जो वर्ड है इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? महासतिपथन सुता, डिटेल डिस्कोर्स ऑन द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। ठीक, और नेक्स्ट क्या है? अनाथ लखना सुता। ये तीनों वर्ड मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये तीनों वर्ड को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डिस्कोर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन सेल्फ, ये तीनों वर्ड को जरूर याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे गौतम बुद्धा के बारे में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। बॉर्न एज सिद्धार्थ गौतमा इन शाक्य क्लैन इन लुम्बिनी, नाउ मॉडर्न डे नेपाल। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था एज अ सिद्धार्थ गौतमा। ठीक है, मतलब उनका नाम क्या पड़ा था जब वो पैदा हुए थे? उनका नाम क्या पड़ा था? सिद्धार्थ गौतमा। शाक्य क्लैन में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है। बुद्धिज्म जो कि वर्ल्ड में सबसे मेजर रिलीजन है, उसके फाउंडर ये रह चुके हैं। ठीक है, तो पूछ सकते हैं ना बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध। ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता ही हैं। चलिए, अचीव्ड एनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया इंडिया आफ्टर ईयर्स ऑफ मेडिटेशन। काफी साल मेडिटेशन करने के बाद, बहुत ही साल मेडिटेशन करने के बाद क्या हुआ? बोध गया में बोधि ट्री के अंडर इन्हें इनलाइटनमेंट मिला था। ठीक, नेक्स्ट क्या है? हिज टीचिंग एम्फेसाइज फोर्थ नोबल ट्रूथ एंड एट फोल्ड पाथ एज मीन्स टू अचीव निर्वाणा। निर्वाणा को अचीव करने के लिए, निर्वाणा का मतलब क्या? मोक्ष प्राप्ति जिसको कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति को अचीव करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या दिया था? 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ भी दिए थे। ठीक, रिनाउंस्ड हिज प्रिंसिपल स्टेटस टू सीक स्पिरिचुअल लिबरेशन एंड इनलाइटनमेंट। जो इनलाइटनमेंट है मतलब कि क्या? जो मुक्ति होता है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए इनका जो प्रिंसिपल स्टेटस, ये प्रिंस थे ना, वो अपना स्टेटस ये खत्म कर दिए, सबको छोड़ छाड़ करके क्या कर दिए थे? निकल गए थे भ्रमण करने के लिए। ठीक, हिज लाइफ टाइम एंड टीचिंग मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट रिलीजियस, फिलोसफिकल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, नोन फॉर हिज सिनरी कंपैशनेट अप्रोच टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी गौतम बुद्ध के बारे में वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में, ये क्रिस्प है इसीलिए हम इसे जल्दी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? पनिनी। टाइम पीरियड 6 to 4th century BCE, कंटेम्परेरी टू नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के कंटेम्परेरी में थे ये। अष्टाध्यायी, इन्होंने कौन किताब लिखी थी? अष्टाध्यायी, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये एक दो बार यूपीएससी में ऐसा पूछ भी चुका है इससे रिलेटेड। ये क्या है? संस्कृत ग्रामर डिटेलिंग नियरली 4000 सूत्रास दैट सिस्टमेटाइज ग्रामर एंड फोनेटिक्स। तो इतना ही अष्टाध्यायी ये लिखे थे, जो कि एक संस्कृत ग्रामर है। ठीक है, यहाँ पे पन्नी के बारे में देख लेते हैं। पन्नीज वर्क फॉर्म्स द बेसिस फॉर क्लासिकल संस्कृत सिंटेक्स एंड मार्फोलॉजी, कंसिडर्ड द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक ड्यू टू हिज सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ संस्कृत साउंड एंड स्ट्रक्चर। ओवरऑल संस्कृत से रिलेटेड, संस्कृत ग्रामर। पन्नी से रिलेटेड क्या है? संस्कृत ग्रामर। पन्नी से रिलेटेड संस्कृत ग्रामर।
जो कि क्या है, जो संस्कृत ग्रामर बुक थी उसका क्या नाम था, अष्टाध्यायी। ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक। हिज ग्रामर कॉम्प्लेक्सिटी इज कंपेरेबल टू मॉडर्न कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम, इन्फ्लुएंस्ड अदर एंशिएंट स्कॉलर्स एंड continues to be studied in modern linguistic theories. His work laid the groundwork for later grammarians and scholars. ओवरऑल मतलब कि जो संस्कृत ग्रामर है या सिर्फ ग्रामर, उसका डेवलपमेंट पन्नी ने किया था, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पे लोग आज भी ग्रामर को पढ़ते हैं, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पर्सनालिटीज को देखते हैं। ये कौन है, अमर सिम्हा। टाइम पीरियड 4th सेंचुरी BC, गुप्ता डायनेस्टी से थे ये। देखते हैं अमर कोश, इन्होंने क्या लिखा था, अमर कोश, जो कि क्या है, संस्कृत ट्रेजर, क्लासिफाइड इनटू 3 कांडास, 3 सेक्शन, कांडास का मतलब सेक्शन, 3 सेक्शन में ये क्लासिफाइड भी था। वाइडली रिस्पेक्टेड एज अ लेक्सिकन ऑफ क्लासिकल संस्कृत, ठीक है। उनके बारे में यहाँ दिया हुआ, देखते हैं। कंसिडर्ड वन ऑफ द 9 जेम्स एट द कोर्ट ऑफ गुप्ता किंग विक्रमादित्य। गुप्ता किंग जो विक्रमादित्य थे, उनके कोर्ट में 9 रत्नाज, 9 रत्नाज रहते थे, 9 जेम्स जिनको कहते हैं, उनमें से एक अमरकोश भी थे, ठीक है। अमरकोश इज एन इंपॉर्टेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ संस्कृत लिटरेचर यूज्ड एज रेफरेंस बाय स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। ये भी संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसको बाद में चल करके बहुत सारे स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा इस्तेमाल भी किया गया था, ठीक है। हिज लेक्सिकन कैटेगराइजेस words into subjects such as heaven, earth, men, reflecting the systematic approach of Sanskrit scholarship. ठीक, work remain a crucial resource in the study of Sanskrit, providing insight into the cultural and social life of his time. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कौन है, कालिदासा। ये भी गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड 4th 5th सेंचुरी CE इनका टाइम लैग था, ठीक है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं आप। इन्होंने प्ले लिखा था, कौन सा प्ले, अभिज्ञानम शाकुंतलम, सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है इनका, रिकॉग्निशन ऑफ शाकुंतलम। नेक्स्ट विक्रमो वैश्य, ठीक है, उर्वशी वोन बाई वॉलर, और तीसरा मालविकाग्न मित्रम। तो इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा, पहला अभिज्ञानम शाकुंतलम, दूसरा विक्रमो वाश्य, और तीसरा मालविकाग्न मित्र। ये तीनों किसके द्वारा लिखा गया था, कालिदास द्वारा। जरूर याद रखिएगा, तीनों प्लेज है, ठीक है। नेक्स्ट पोयम्स, कौन कौन से पोयम में लिखे थे, बहुत सारे लिखे थे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन है, जैसे कि मेघदूता, ऋतु संभरा, कुमार सांभवम, ये सारे पोएम्स किसके द्वारा लिखे गए थे, कालिदास जी द्वारा, ठीक है। यहाँ पे उनके बारे में दिया हुआ, देखते हैं। रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट एंड पोएट, कालिदास एक ग्रेटेस्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट और पोएट माने जाते हैं, ठीक है। His work are celebrated for their lyrical beauty and profound emotional depth. ठीक, Abhigyanam Shakuntalam is considered a masterpiece in the world literature and it introduced the concept of Shakuntala to the Western world. ठीक है, often hailed as Shakespeare of India. इन्हें भारत का शेक्सपियर, ये टाइटल, ये ध्यान रखिएगा, भारत का शेक्सपियर टाइटल किसे दिया गया था, कालिदास को दिया गया था, ठीक है। कालिदास प्लेज एंड पोएट्री इंटीग्रेट courtly life, nature, mythology, creating a rich, evocative narrative style. मतलब कालिदास की जो प्लेज थी, पोएट्री थी, वो सारी चीज़ों को डिफाइन कर रही थी, मतलब कि उस टाइम पे लाइफ कैसा था, नेचर कैसा था, मिथोलॉजी, सारी चीज़ें सब कुछ डिफाइन करती हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है, चंद्रगुप्त सेकेंड। ये भी गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड, टाइम पीरियड 380 से 415 CE। चलिए अब हम इनके बारे में देख लेते हैं सारी चीज़ें। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली में जो आयरन पिलर है किसके द्वारा बनवाया गया था, चंद्रगुप्त सेकेंड द्वारा है, ठीक है। अ टेस्टामेंट टू मेटलर्जिकल स्किल ऑफ हिज एरा, ठीक। ओवरसीन एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन दैट कंट्रीब्यूटेड टू द कल्चरल जेनिथ ऑफ गुप्ता पीरियड। इनके टाइम पे कल्चरल जेनिथ मतलब कि कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बारे में दिया हुआ है, चलिए इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। इन्हें विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता था, ठीक, विक्रमादित्य टाइटल इन्हें मिला था, ठीक है। हिज रेन मार्क्ड अ हाई पॉइंट इन इंडियन कल्चर नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इनके टाइम पे इंडियन कल्चर काफ़ी अच्छा ग्रो किया था, ठीक है, पूरा डेवलप किया था, इसीलिए इनकी एज को इंडियन कल्चर का गोल्डन एज माना जाता है भारत में, ठीक है। इन्होंने गुप्ता एम्पायर को कोशिश किया था कि पूरे इंडिया में क्या कर सके, एक्सटेंड करवा सके। प्रमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स रिजल्टिंग इन प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्टेड स्कॉलर, आर्टिस्ट एंड रिलीजियस थिंकर, मतलब ट्रेड और कॉमर्स वगैरह को प्रमोट किए थे। हिज कोर्ट वॉज फेमस फॉर द नवरत्नास। इनका कोर्ट मेनली किस लिए फेमस था,
नवरत्नास 9 जेम्स के लिए फेमस था, जिसमें से कुछ स्कॉलर्स जैसे कि कालिदास और अमर सिम्हा भी थे। अभी पीछे हमने देखा ना इनके बारे में, कालिदास वगैरह के बारे में। तो इनके कोर्ट में नवरत्नास थे, 9 जेम्स जिसको कहते हैं, उनमें से कुछ जैसे कि कालिदास और अमर सिन्हा। ठीक। अंडर हिज रूल साइंस, आर्ट, लिटरेचर फ्लोरिस्ड विद सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ओवरऑल ये कह सकते हैं विक्रमादित्य के टाइम पे सब कुछ अपने बेस्ट लेवल पे था, सारी चीज़ों में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, जैसे कि साइंस, आर्ट, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट की तरफ थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन है, नरसिम्हा सलूवा। टाइम पीरियड 485 से 155 सॉरी, ये इधर होगा 155 CE, सलूवा डायनेस्टी से इनके बारे में देख लेते हैं। ये विजयनगर एम्पायर में सलूवा डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक। इनिशिएटेड सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म दैट रीशेप्ड द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे चीजें हैं, देख लेते हैं। ओवरथ्रू संगमा डायनेस्टी, ये क्या किए थे, संगमा डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज आपको पता ही है कौन कौन सी, संगमा, सलुवा, तलुवा और अराविदु। तो संगमा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, हरिहर और बुक्का, जो कि पूरे विजयनगर एम्पायर के पूरे विजयनगर एम्पायर के फाउंडर थे। ठीक है, अब लास्ट में क्या हुआ, फिर नरसिम्हा सलुवा, इन्होंने संगमा डायनेस्टी को खत्म किया और वहां से सलुवा डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। विजयनगर एम्पायर में सलुवा डायनेस्टी को किसने इस्टेब्लिश किया था, नरसिम्हा सलुवा ने। ठीक है, हिज रेन मार्क्ड अ ट्रांजिशनल फेज इन द एम्पायर हिस्ट्री कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरनल स्टेरिफ एंड पॉलिटिकल रीअलाइटमेंट, focused on restoring stability and order within the empire after periods of conflict and decline. Strengthened central control over the provinces, curbing the power of local feudal lords. ठीक। His administrative policies laid the groundwork for subsequent Taluva dynasty to bring a period of relative peace and prosperity. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है, मोहम्मद शाह सेकंड, बहमानी किंगडम से। टाइम पीरियड 1463 से 1482 का। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखते हैं। नॉट स्पेसिफिकली नोन फॉर मेजर आर्किटेक्चरल और लिटरेरी वर्क बट कॉन्टिन्यूड द पॉलिसीज ऑफ प्रेडेसेसर। कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं। रूलर ऑफ बहमानी सल्तनत, बहमानी सल्तनत के रूलर थे। ठीक। हिज रेन मार्क्ड बाय इंटरनल स्ट्राइफ, मतलब कि इंटरनली बहुत सारी लड़ाई इनके टाइम पे हुई थी। अब जब इंटरनली लड़ाई हो रही है तो आप सोच सकते हैं ये किंग कैसे थे, जब आपस में ही लड़ाई हो रही है अंदर अंदर, मतलब कि किंग उतनी केपेबल नहीं थे। ठीक है, फेस चैलेंज फ्रॉम राइजिंग पावर ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड डेक्कन सल्तनत, known for his attempt to manage the functionalism within the court but was ultimately unable to prevent the fragmentation of the kingdom. His reign is often studied as period of significant political and military transition in Deccan region. Overall ये कह सकते हैं कि इनका टाइम बहुत ही खराब था, क्योंकि ये केपेबल रूलर नहीं थे, इसी वजह से धीरे धीरे करके क्या था, अब हमारी सल्तनत डिक्लाइनेशन की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। ये कौन थे, यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही डायनेस्टी से थे, सॉरी इसको इग्नोर करिएगा थोड़ा, आदिल शाही डायनेस्टी से थे। टाइम पीरियड 1450 से 1510 CE का। ठीक है, फाउंडेड आदिल शाही डायनेस्टी इन बीजापुर, बीजापुर में इन्होंने क्या किया था, आदिल शाही डायनेस्टी का फाउंडेशन किए थे। नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग बीजापुर फोर्ट एंड अदर आर्किटेक्चरल लैंडमार्क, इन्होंने बीजापुर फोर्ट का कंस्ट्रक्शन भी किया था। उनके बारे में यहाँ पे चीजें हैं, देख लेते हैं। ओरिजिनली अ गवर्नर अंडर बहमानी सल्तनत, ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एज बहमानी सल्तनत वीकेंड। देखो ये पहले क्या थे, बहमानी सल्तनत के अंडर में एक गवर्नर मात्र थे, लेकिन जब बहमानी सल्तनत अभी पीछे हमने देखा धीरे धीरे करके डिक्लाइन करने लगी, तो ये क्या किए, अपने एरिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए थे। ठीक। हिज रेन मार्क बिगिनिंग ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी इन डेक्कन रीजन, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया था आदिल शाही डायनेस्टी का। ठीक है, known for his diplomatic and military skill which helped establish and stabilize his rule, promoted a vibrant court culture and was a patron of art and architecture. His administration was noted for its inclusion and promotion of diverse ethnic and religious group. इनके टाइम पे बहुत सारे इथनिक और रिलीजियस ग्रुप का प्रमोशन वगैरह भी हुआ था। ओवरऑल मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके सही हुआ था, जो डेक्कन का सीन था सही होना स्टार्ट हुआ था, यहाँ से आदिल शाही डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ बीजापुर, इन्फ्लुएंसिंग द रीजन्स हेरिटेज। ठीक है, मतलब बीजापुर के डेवलपमेंट में, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है, किंग भोजा। टाइम पीरियड 1010 से 1055 CE का, परमार डायनेस्टी से ये इन्वॉल्व है।
इनके बारे में देख लेते हैं आप। पैट्रोनेज ऑफ एजुकेशन एंड द आर्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमरस टेम्पल, मोस्ट नोटेबली द भोजेश्वर टेम्पल नियर भोपाल। याद रखिएगा, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का एस्टेब्लिशमेंट किया था, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भोजेश्वर टेम्पल भोपाल के पास इन्होंने एस्टैब्लिश करवाया था, कॉन्स्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, यहाँ पे उनके बारे में दिया हुआ है, देख लेते हैं। रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी इन सेंट्रल इंडिया बेस्ड इन मालवा रीजन। परमार डायनेस्टी के रूलर मालवा रीजन में थे। ठीक है, नोन फॉर हिज स्कॉलरली कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पैट्रोनेज ऑफ स्कॉलर, हिज कोर्ट वाज अ सेंटर फॉर लर्निंग। इनका कोर्ट लर्निंग के लिए एक सेंटर माना जाता था। ठीक है, क्रेडिटेड विथ कंपोजिंग सेवरल वर्क्स ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, मेडिसिन एंड फिलोसफी। हिज रेन इज ऑफन एसोसिएटेड विथ अ कल्चरल रेनेसा इन सेंट्रल इंडिया। इनके टाइम को क्या माना जाता है, जो इनका रेन था उसे क्या माना जाता है, भारत में कल्चरल रेनेसा माना जाता है। ठीक है, known as polymath and philosopher king. His governance included, ये ध्यान रखिएगा, पॉलीमैथ और फिलोसफर किंग इन्हें कहा जाता था। ठीक, हिज गवर्नेंस इंक्लूडेड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग एंड पब्लिक वर्क्स। हिज पॉलिसीज प्रमोटेड थ्राइविंग इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। पल्लवा डायनेस्टी से टाइम पीरियड 600 से 630 सीई। इनके बारे में अब चीजें देख लेते हैं हम। देखो, पायनियर ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया, इन्होंने साउथ इंडिया में क्या किया था, रॉक कट आर्किटेक्चर वगैरह काफी ज्यादा करवाए थे। ठीक, बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन भी ये करवाए थे, सॉरी, बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन वगैरह भी ये करवाए थे। उसमें से कुछ क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मंगपट्टू केव टेम्पल। ठीक है, तो याद रखिएगा, मंगपट्टू केव टेम्पल किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। ठीक, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे उनके बारे में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। रूल द पल्लवा किंगडम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये रूल किए थे पल्लवा किंगडम को। ठीक, किसके लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, आर्किटेक्चरल इनोवेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन के लिए सबसे ज्यादा महेंद्र वर्मन फर्स्ट जाने जाते हैं। ठीक, हिज रेन सॉ द फ्लोरिश ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। ठीक है, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल, क्योंकि साउथ में ये थे, और साउथ में क्या होता है टेम्पल्स में, किस फॉर्म में बनता था, द्रविडियन स्टाइल का, तो बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह उस टाइम पे बनता था, इसीलिए तो कहा जाता है कि इनका टाइम आर्किटेक्चरल इनोवेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, engaged in conflict with Chalukyas, which influenced the political landscape of South India. Also known for his patronage of art, and he was himself an accomplished playwright and musician. His administrative reform strengthened the governance of Pallava kingdom, promoted religious tolerance, and patronized both Shaivism and Buddhism. Shaivism, Buddhism दोनों को patronized promote करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ शाइविज्म, या ऐसा नहीं था कि सिर्फ बुद्धिज्म, दोनों को प्रमोट किया करते थे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन है, प्रणटका फर्स्ट, चोला डायनेस्टी से रिलेटेड, टाइम पीरियड 907 से 955 सीई का। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं सारी चीजें। नोटेड फॉर द एक्सटेंसिव बिल्डिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल इंक्लूडिंग द एक्सपेंशन ऑफ शिवा टेम्पल एट चिदम्बरम, प्रटंटका फर्स्ट was significant figure in early medieval Chola dynasty. ठीक है, his reign marked by military conquest, इनका जो reign है सबसे ज्यादा किस लिए जाना जाता है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए जाना जाता है। ठीक, पांड्यास, सिन्हलाज, इन सारे किंगडम से कॉन्टिन्यूअस चोला की उस टाइम लड़ाई हो रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है, जब लड़ाई हो रही है तो वो धीरे धीरे करके क्या किया, अपना मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मिलिट्री जो थी वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, इसीलिए इनका रेन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए मार्क किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, नोन एज प्रणटका चोला आफ्टर हिज सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट पांड्यास। ठीक, his administrative focused on strengthening the kingdom's military and economic foundation, promoted agricultural development and irrigation project to support the growing empire. इन्होंने मतलब ओवरऑल कह सकते हैं बहुत सारा काम किया, जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह को डेवलप करवाने की बहुत सारे स्टेप्स लिए, इरिगेशन को सही करने का स्टेप लिया। ठीक है, हिज पैट्रोनेज ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन नॉट ओनली रिफ्लेक्टेड हिज डिवोशन बट ऑल्सो हेल्प्ड सॉलिडिफाई Chola influence over conquered region. During his reign, Chola dynasty began to emerge as formidable naval इन द रीजन। इनके टाइम पे चोला डायनेस्टी का क्या हुआ, जो नवल पावर था वो काफी ज्यादा धीरे धीरे करके स्ट्रांग होना शुरू हो गया इन्हीं के टाइम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है, गोपाला, टाइम पीरियड 750 से 770 सीई, पाला डायनेस्टी से देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, पाला डायनेस्टी, पाला एम्पायर का क्या किए थे, फाउंडेशन किए थे, याद रखिएगा। ठीक, गोपाला इलेक्टेड किंग
ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखिएगा। गोपाला क्या थे? इलेक्टेड किंग थे। अपना जो एरिया था गोपाला का, वहाँ के ये क्या थे? इलेक्टेड किंग थे। उस टाइम पे इलेक्शन वगैरह होता नहीं था, बट गोपाला इलेक्टेड किंग थे, इसीलिए ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोन फॉर स्टेबलाइजिंग द रीजन ऑफ बंगाल आफ्टर अ पीरियड ऑफ एनार्की एंड disunity. His reign is noted for the revival of Buddhism in the area, supporting monasteries and educational institution. गोपाला का जो रीजन था वो किस लिए जाना जाता था? बुद्धिज्म एरिया जाना जाता था, ठीक है। वहाँ पे मोनास्ट्रीज वगैरह बहुत थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा थे। अंडर हिज रूल पाला एम्पायर बिगेन इट्स डेवलपमेंट इनटू मेजर सेंटर ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एजुकेशन इन इंडियन सब कंटिनेंट। इनके टाइम पे, गोपाला के टाइम पे क्या था? आर्ट, कल्चर, एजुकेशन सारा जो है एक डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा था, ठीक है। हिज लीडरशिप लेट द फाउंडेशन ऑफ what would become one of the classical period of Bengal history with a significant Buddhist influence. ठीक, आई होप चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन है? इल्तुतमिश, ये स्लेव डायनेस्टी से। टाइम पीरियड 1211 से 1236 सीई का, ठीक है। देखते हैं कॉम्प्लेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ कुतुब मीनार। जैसा कि हमें पता है कुतुब मीनार की शुरुआत किसने करवाई थी? कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर रहे, बट वो पूरा नहीं कंप्लीट करवा पाए थे। तो उसके बाद कौन करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद, मतलब बेटी के हस्बैंड कौन? इल्तुतमिश ने उसे आगे स्टार्ट करवाया था, ठीक है। फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली एज कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने दिल्ली को कैपिटल बनाया था, ठीक है। उनके बारे में देख लेते हैं। थर्ड रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे। सक्सीडेड कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये बने, ठीक है। कंसोलिडेटेड द ग्रेन ऑफ हिज प्रेडेसेसर टू ले द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। इंट्रोड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। इशूड फर्स्ट सिल्वर क्वाइन टंका एंड एस्टेब्लिश्ड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। इन्होंने पहला सिल्वर क्वाइन टंका को भी इशू किया था, और ये क्या किए थे? वेट और मेजर का जो यूनिफॉर्म सिस्टम है उसका भी स्टैब्लिशमेंट इन्होंने किया था, ठीक है। मैनेज सिग्निफिकेंट थ्रेट फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन, मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ सल्तनत। हिज रेन मार्क द रियल बिगिनिंग ऑफ द इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर। यहाँ से रियल इस्लामिक आर्किटेक्चर का स्टार्ट हुआ था भारत में। प्रमोटेड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट इनटू अ सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी अंडर सल्तनत, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी से। टाइम पीरियड 1325 से 1351 सीई, इनका देख लेते हैं। नोटेड फॉर द एम्बिशियस प्रोजेक्ट लाइक शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इनसे तो बहुत सारी गलतियां हुई थी, सबसे मेन गलती यही, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करने की कोशिश की। कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद तक, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, ठीक। इनके बारे में देख लेते हैं। नोन फॉर हिज विजनरी, काफ़ी ज़्यादा ये पढ़ा लिखा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, बट अनऑर्थोडॉक्स था, ये ध्यान रखिएगा। अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन करेंसी एंड टैक्सेशन विच इवेंचुअली फेल्ड एंड लेड टू इकोनॉमिक हार्डशिप। जैसा कि हमने पीछे देखा, बहुत सारे काम ये स्टार्ट करवाए थे, बहुत सारे रिफॉर्म का इंट्रोडक्शन किए थे, लेकिन सारे में ये क्या हुआ? फेल हुए। वैसे एक इंट्रोडक्शन था, एक रिफॉर्म किस में था? करेंसी और टैक्सेशन में, जिसकी वजह से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम इनके टाइम का खराब हो गया, ठीक। His decision to move the capital was intended to help manage his empire more effectively, but resulted significant logistical issue and hardship for the populace. दूसरी गलती, ये पहली गलती तो ये हुई ना, ये करेंसी टैक्सेशन में रिफॉर्म, जिसकी वजह से इकोनॉमिक पूरा खराब हो गया। दूसरा, दिल्ली से दौलताबाद ये शिफ्ट कर दिया कैपिटल। इनका मानना था कि वहाँ दौलताबाद से मैं पूरा इंडिया कवर कर लूँगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आने जाने में इन लोगों की डेथ हो गई। दौलताबाद का जो एटमॉस्फेयर था वो इन लोगों को सूट नहीं कर रहा था। फिर ये दौलताबाद से दिल्ली रिटर्न आए, तो इसी सब में रह गए थे, ठीक है। हिज रेन मार्क्ड बाई अ सीरियस ऑफ रिवोल्ट एंड इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हिज एम्पायर। इनके टाइम पे बहुत सारे रिवोल्ट्स वगैरह भी हुए थे। डिस्पाइट हिज फेल्योर, ही वॉज एन एजुकेटेड रूलर विद अ डीप इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। ऑब्वियसली बात है, हमने ऊपर देख ही लिया, ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड रूलर था, ठीक है। हिज पॉलिसीज तो ऑफन क्रिटिसाइज रिफ्लेक्ट अ कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है? देवराया सेकंड, संगमा डायनेस्टी से। टाइम पीरियड 1425 से 1446 सीई, इनके बारे में हम देख लेते हैं सारी चीज़ें आप। नोन फॉर स्ट्रेंथिंग एंड एक्सपेंडिंग द फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटी ऑफ विजयनगर। विजयनगर सिटी का फोर्टिफिकेशन इन्होंने ही करवाया था, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट केपेबल रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के एक जो केपेबल होते हैं, ठीक है, केपेबल रूलर ये थे। हिज रेन इज नोटेड फॉर मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द बहमानी सल्तनत एंड नेबरिंग स्टेट। ऑब्वियसली बात है, जब ये केपेबल रूलर थे तो और भी जो नेबरिंग स्टेट हैं उनसे ये जीतेंगे ही ना।
इनकरेज ट्रेड विद फॉरेन लैंड्स नोटेबली विद पर्सियन गल्फ एंड पोर्तुगीज। पर्सियन गल्फ और पोर्तुगीज से क्या किए थे, ट्रेड वगैरह ये शुरू कर दिए थे। नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ लिटरेचर एंड द आर्ट, प्रमोटेड द तेलुगु एंड कन्नड़ लिटरेचर। तेलुगु और कन्नड़ लिटरेचर को भी ये प्रमोट किए थे। इनके टाइम पे मतलब प्रमोशन हुआ था उसका भी। इम्प्लीमेंटेड इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह भी इम्प्लीमेंट करवाए थे। प्रमोटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह का भी कंस्ट्रक्शन इन्होंने करवाया था। हिज रूल सॉ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इनके टाइम पे क्या हुआ था, विजयनगर एम्पायर काफी अच्छा डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी से टाइम पीरियड 1290 से 1296 सीई, इनके बारे में देख लेते हैं। ये खिलजी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, ये 70 साल की उम्र पे तो ये बैठे हुए थे थ्रोन पे, इसीलिए काफ़ी लिबरल थे। ऑब्वियसली बात है, बुढ़े हो गए थे, सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, जितने दिन भी ज़िंदगी चल रही है लिबरल वे में चलाते हैं ऐसा आप याद करने के लिए सोच सकते हैं। तो बट हाँ, जलालुद्दीन क्या था, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे और 70 साल की उम्र पे ये अपने कुर्सी पर, गद्दी पर बैठे थे। तो इस रीज़न की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लिबरल और ह्यूमन पॉलिसी वाले किंग थे। ठीक है, अटेम्प्टेड टू स्टेबलाइज द एम्पायर विद अ मोर टॉलरेंट अप्रोच टू गवर्नेंस कंपेयर टू द सक्सेसर, मतलब बहुत टॉलरेंट किंग थे ये। known for his effort to curb the aggressive military campaign and to ensure peace with the realm. His reign marked the beginning of Khilji Revolution, which led to significant change in the administration and military of Sultanate. Assassinated by his nephew and successor. देखो, जलालुद्दीन 70 साल की उम्र पे तो किसी तरह बैठा, लिबरल था, ह्यूमन पॉलिसीज वगैरह लेकर के आता था क्योंकि उम्र ही अधिक हो गई थी, बहुत सॉफ्ट रहने की कोशिश करता था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, एट लास्ट उसका ही नेफ्यू क्या किया, उसे एसेसिनेट कर दिया, मरवा दिया। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और आगे अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी को आगे लेकर के चला था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं, खिलजी डायनेस्टी का दूसरा किंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किंग हम कह सकते हैं खिलजी डायनेस्टी का। ठीक है, टाइम लैग भी इनका लंबा था। खिलजी डायनेस्टी में 1296 से 1316 सीई का, इनके बारे में देख लेते हैं। ये काम बहुत ज़्यादा किए थे। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन, एक्सपेंडेड दिल्ली सल्तनत इनटू साउथ इंडिया। मिलिट्री कैंपेन किए, अब दिल्ली सल्तनत को धीरे धीरे करके साउथ इंडिया में ये एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट प्राइस वगैरह को कंट्रोल किए थे, जिसकी वजह से अलग अलग मार्केट्स बनाए थे। मार्केट का मतलब जैसे कुछ स्लेव मार्केट अलग था, फूड मार्केट अलग था, ऐसे बहुत सारे मार्केट में ये क्या किए थे, बाइफर्केशन वगैरह कर दिए थे। बहुत सारे रेवेन्यू रिफॉर्म्स वगैरह भी ले आए थे। ठीक है, स्ट्रेंथन दिल्ली सल्तनत डिफेंस अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन जो हो रहा था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, इनके टाइम पे मतलब उससे भी क्या किए थे, अच्छे से मतलब डिफेंड किए थे। ठीक है, यहाँ पे उनके बारे में दिया हुआ है, देखते हैं। इन्होंने अपने अंकल जलालुद्दीन खिलजी को मार करके तब थ्रोन पे बैठे थे। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर दिल्ली सल्तनत के इन्हें माना जाता है। ठीक, स्ट्रिक्ट मार्केट रेगुलेशन ले आए थे। कंडक्टेड सक्सेसफुली कैंपेन अगेंस्ट राजपूत किंगडम इंक्लूडिंग द सीज ऑफ चित्तौड़गढ़। Introduced a strong espionage system to maintain control and prevent rebellion. His rule is often considered the peak of Khilji power in India, led the foundation of centralized administrative and military expansion in medieval India. Overall, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग को पता ही होगा, बस हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन है, मल्लिका अर्जुन। संगमा डायनेस्टी से रिलेटेड, विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड 1446 से 1465 सेंचुरी, इनके बारे में सारी चीज़ें हम डिटेल वे में देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूड आर्किटेक्चरल एंड कल्चरल पैट्रोनेज ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये क्या किए थे, विजयनगर एम्पायर में आर्किटेक्चरल और कल्चरल पैट्रोनेज को आगे लेकर के गए थे। ठीक, मेंटेन एंड एक्सपेंड एग्जिस्टिंग टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस, जो भी टेम्पल वगैरह उस टाइम पे प्रेजेंट थे उनको क्या कर रहे थे, मेंटेन भी कर रहे थे और एक्सपेंड भी कर रहे थे। ठीक, ये कौन थे, यहाँ पे दिया हुआ है, देवराया सेकंड के बेटे थे ये। हिज रेन वॉज मार्क्ड बाय इंटरनल स्ट्राइफ, इनके टाइम पे इंटरनल स्ट्राइफ बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से बहमानी सल्तनत से भी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हुए थे। ठीक है, पावर ऑफ विजयनगर एम्पायर क्या हुआ, धीरे धीरे करके वीक होने लगा था इनके टाइम से। ठीक है, फेस सिग्निफिकेंट चैलेंज इन मेंटेनिंग द मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एम्पायर। डिस्पाइट डिफिकल्टीज ही कॉन्टिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ पैटर्नाइजिंग टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इन्हें फेस करना पड़ा था। बट इन सबके बाद भी जो टेम्पल का वो था, टेम्पल कंस्ट्रक्शन का जो अभी तक ट्रेडिशन चलता आया था, उसको ये कंटिन्यू किए। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट था इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाबर किससे रिलेटेड, मुगल से। टाइम पीरियड
4 साल ही था, 1526 से 1530 CE। इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, भारत में मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट किए थे। किसको हरा के? इब्राहिम लोदी को। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में इब्राहिम लोदी को इन्होंने हरा करके क्या किया था, भारत में मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट किया था। ठीक। ऑथर ऑफ बाबरनामा, हिज ऑटोबायोग्राफी रिटन इन चगताई टर्किश। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी थी बाबरनामा। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में देख लेते हैं। डिसेंडेंट ऑफ तिमूर फ्रॉम हिज फादर साइड एंड गेंगीज खान फ्रॉम हिज मदर साइड। मतलब कि फादर साइड से ये तिमूर थे और वहीं मदर साइड से ये गेंगीज खान साइड से थे। ठीक है। डिफीटेड राणा संगा ऑफ मेवार इन द बैटल ऑफ खानवा, स्ट्रेंथनिंग मुगल रूल इन इंडिया। धीरे धीरे करके सबसे पहले तो इनका क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिससे ये इंडिया में आ गए थे। अब धीरे धीरे करके बहुत सारे बैटल किए और अपना स्ट्रेंथ भारत में बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है। इन्होंने गन पाउडर का इंट्रोडक्शन भारत में किया था और एडवांस मिलिट्री का भी फाउंडेशन इन्होंने ही भारत में किया था। नोन फॉर हिज कीन ऑब्जर्वेशन ऑन ज्योग्राफी, कल्चर एंड पॉलिटिकल इन बाबरनामा, लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड well administered Mughal empire in India. His rule was short but critical in shaping the future of Mughal dominance in subcontinent. इनका रूल तो काफ़ी छोटा था, बट हाँ, मुगल डोमिनेंस अब इन्हीं के बेसिस पे काफ़ी सालों तक मुगल भारत में क्या किए थे, रूल किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन है। मियाँ तानसेन, मुगल के टाइम के अकबर के कोर्ट में ही थे। ठीक है, 1493 से 1589 CE इनका टाइम पीरियड था। इनके बारे में देख लेते हैं। रिनाउड वन ऑफ द नवरत्नास, अकबर के कोर्ट में जो 9 जेम्स थे, नवरत्नास थे, उनमें से एक ये भी थे। ठीक, बहुत सारे रागास का इन्वेंशन किए थे, जैसे कि मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी और दरबारी कन्नड़ वगैरह का। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, बस इतना ही। Born as Ramtanu Pandey in Gwalior and trained under the famous saint and musician Swami Haridas. ये ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। रामतानु पांडे नाम दिया गया था, मतलब जब इनका जन्म हुआ था तो तानु नहीं, रामतनु पांडे इनका नाम दिया गया था। और फिर इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह किसके अंडर में ली थी, म्यूजिशियन स्वामी हरिदास के अंडर में इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली थी। ठीक, कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल म्यूजिशियन ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, इंटीग्रेटेड पर्शियन एंड इंडियन म्यूजिकल ट्रेडिशन, significantly shaping the Mughal musical style, associated with legendary tale including the belief that he could invoke rain, Rag Megh Malhar, or create fire, Rag Deepak, through his singing. His influence on Indian classical music continues today with several musical tradition tracing their root to his composition and innovation overall। ये कह सकते हैं कि ये इंडिया के जो म्यूजिकल, इंडिया में म्यूजिक का अगर कह सकते हैं किसी ने जो म्यूजिक स्टार्ट किया था, म्यूजिक का जन्म दिया था, तो वो यही थे। ठीक है, इनके बारे में म्यूजिक से रिलेटेड थे ये, बस इतना ध्यान रखिएगा आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन है, हुमायूं। 2 टाइम पीरियड है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए थे, फिर बाहर चले गए, फिर थोड़े टाइम के लिए है। ठीक है, चलिए हम हुमायूं के बारे में देखते हैं। आप कमीशन सेवरल आर्किटेक्चरल वर्क इंक्लूडिंग द प्लानिंग ऑफ दीनपना। इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क किए थे, जैसे कि दीनपना वगैरह को बनवाया था। ठीक है, हिज टॉम इन दिल्ली इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एंड इन्फ्लुएंस लेटर कंस्ट्रक्शन लाइक द ताजमहल। मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इनके टाइम पे बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क हुए थे। ठीक, कौन थे, क्या थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, तो उसको देख लेते हैं। बाबर के ये सन थे, ठीक है, और मुगल एम्पायर के सेकेंड रूलर थे। फेस्ड मेजर सेटबैक, मतलब बहुत इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। थोड़े टाइम क्या किए, रूल किए, फिर शेरशाह सूरी आ गया, डिस्टर्ब किया और इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया कि इन्हें क्या हुआ, इंडिया छोड़ करके भागना पड़ा। फिर कुछ साल बाद शेरशाह सूरी की जब डेथ हो गई, सूरी डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई, तो फिर से ये इंडिया वापस आए और फिर थोड़े ही दिन बाद, मतलब 1-2 साल थे, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करने पड़े थे। रीगेन मुगल एम्पायर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देखिएगा जरूर। नोन फॉर हिज लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल विच लेड टू इनस्टेबिलिटी इन अर्ली मुगल एम्पायर। हिज एक्साइड इन पर्सिया इन्फ्लुएंस्ड मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर लीडिंग टू ग्रेटर पर्शियन इन्फ्लुएंस इन इंडिया। हिज अल्टीमेटली डेथ लेड टू एक्सेशन ऑफ हिज सन अकबर। तो अचानक से क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से इनके बेटे अकबर को मुगल एम्पायर आगे लेकर के चलना पड़ा था। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन है, अकबर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर रहे मुगल एम्पायर के। टाइम पीरियड 1556 से 1605 सेंचुरी। ठीक है,
चलिए अब इनके बारे में देख लेते हैं। फाउंडेड द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी, अ मास्टरपीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। क्या किए थे ये? फतेहपुर सीकरी जो शहर है उसका फाउंडेशन किए थे। दीन इलाही का इंट्रोडक्शन किए थे। क्या था ये? एक रिलीजियस मूवमेंट था। मनसबदारी सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने किया था। कमीशन द अकबरनामा, अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ हिज रेन, रिटन बाय अबुल फजल। तो एक अकबरनामा भी लिखा गया था कि इनके रेन से रिलेटेड सारी चीजें जिसमें मेंशन थी, किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल। ये सारी चीजें अब इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख लेते हैं। हुमायूं के बेटे थे और ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर माने जाते हैं। एक्सपेंडेड द मुगल एम्पायर सिग्निफिकेंटली, मुगल एम्पायर को पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने क्या किया था? एक्सपेंड किया था। ठीक। नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस विच इंक्लूडेड एबॉलिशिंग जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। बहुत मतलब ऐसा रिलीजियस टॉलरेंस किंग थे ये। ठीक है। इनकरेज द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट इनटू पर्शियन, हाँ इन्होंने बहुत सारे संस्कृत वर्ड का ट्रांसलेशन वगैरह करवाया था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बहुत सारे संस्कृत वर्ड का क्या किया था? ट्रांसलेशन वगैरह करवाया था। ठीक। promoted a centralized and efficient administrative ensuring stability and prosperity in the empire, fostered the growth of Indo-Islamic art, architecture and literature. His reign marked the peak of Mughal empire, setting the foundation of future expansion under his successor. इनका रेन क्या माना जाता है? मुगल एम्पायर का मुगल पावर जो है इस टाइम पे क्या था? पीक पे था। ठीक। आई होप चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है? जहांगीर। ये भी मुगल डायनेस्टी से, टाइम पीरियड 1569 से 1627। इनके बारे में देख लेते हैं। जहांगीरनामा इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। कंट्रीब्यूशन टू द मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मुगल आर्ट आर्किटेक्चर में इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स बहुत किए थे, जैसे कि शालीमार बाग, इत्माद उद दौला टॉम, ताजमहल वगैरह इन्होंने बनवाया था। ठीक। मुगल एम्पायर के फोर्थ मुगल एम्पर ये थे। ठीक है। अकबर के सन थे। नोन फॉर पर्शियन आर्ट एंड मुगल मिनिएचर्स, रिलीजियस टॉलरेंस बट सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट इंक्लूडिंग सिख अपराइजिंग, पैट्रोनाइज्ड आर्ट लाइक अबुल हसन एंड फारूक बेग, स्ट्रेंथन मुगल रूल इन नॉर्दर्न इंडिया एंड कश्मीर। नॉर्दर्न इंडिया और कश्मीर में क्या किए थे? मुगल रूल को स्ट्रेंथन किए थे। ठीक है। Relation with European missionaries and trade marked early Indo-European exchange. Reform in administrative and bureaucracy, known for foreign policy that include maintaining relation with Persian Empire. इनको सक्सीड कौन किया था? इनके बेटे शाहजहां सक्सीड किए थे। हिज रेन सॉज द कंसोलिडेशन ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर कश्मीर, डेक्कन एंड राजपुताना। इनके टाइम पे मुगल का कश्मीर, डेक्कन और राजपुताना पर भी कंट्रोल बन गया था। ठीक है। बिल्ड पर्सियन स्टाइल गार्डन पर्टिकुलरली इन कश्मीर, कश्मीर में क्या किए थे? पर्सियन स्टाइल गार्डन को भी बिल्ड करवाए थे। हिज रेन ऑल्सो विटनेस्ड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट विच इम्पैक्टेड सक्सेशन पॉलिटिक्स। ठीक है। आई होप समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शाहजहां मुगल डायनेस्टी के ही, टाइम पीरियड 1592 से 1666 का। ठीक। पातशाहनामा, ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ इन्हीं के टाइम का। ठीक। कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, ताजमहल भी इन्होंने बनवाया था, किसके? अपनी वाइफ मुमताज महल के याद में। एक्सपेंशन ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली, कमीशनिंग ऑफ जामा मस्जिद इन दिल्ली, डेवलपमेंट ऑफ शाहजहांबाद ओल्ड दिल्ली, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शालीमार बाग इन कश्मीर, पैट्रोनेज ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग एंड पर्शियन आर्ट। उनके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना सब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ें जैसे कि ताजमहल इन्होंने बनवाया था, जिसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिया गया है। ठीक है। इनके टाइम पर भी मुगल क्या था? पीक पे था। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस, बाकी तो आप लोग देख ही लिए होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कौन है? हरिहर फर्स्ट, संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। टाइम पीरियड 1306 से 1356। इनको देख लेते हैं। विजयनगर एम्पायर के फाउंडर, हमने पीछे डिस्कस किया भी है। विजयनगर एम्पायर के ये फाउंडर रह चुके हैं। ठीक है। एस्टेब्लिश संगमा डायनेस्टी, ये संगमा डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी थी ना, तो स्टार्टिंग संगमा डायनेस्टी से थी। तो इन्होंने क्या किया था? संगमा डायनेस्टी का भी एस्टैब्लिशमेंट किया था। ठीक। बिल्ट अ फोर्ट एट Barkuru on the west coast of present day Karnataka. Expanded empire territory included the Tungabhadra river valley and part of Konkan Malabar coast. Constructed city of Vijayanagar city, जो विजयनगर सिटी है उसका भी कंस्ट्रक्शन करवाए थे। Patronized art and architecture leading to the development of Vijayanagar style. इनके टाइम पे क्या था? विजयनगर एम्पायर में आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह को बहुत अच्छा इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है। यहाँ पे उनसे रिलेटेड चीजें हैं, देख लेते हैं। भावना संगमा के ये सबसे बड़े बेटे थे, जो कि यादवा क्लैन के अंडर में था। ठीक है। बट क्या हुआ? यादवा क्लैन जब धीरे धीरे करके डिक्लाइन करने लगा, तो ये अपना जो है विजयनगर एम्पायर डिक्लेयर कर दिए थे। ठीक है। इनिशियली सर्व्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ककटियाज एंड काम्पिली किंगडम। देखो पहले यादवा क्लैन के अंडर में थे, उसके बाद ककटियाज के अंडर में आया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया था? अपना विजयनगर एम्पायर वो डिक्लेयर कर दिया था।
ठीक है। कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम, ये सारा तो इनका हिस्ट्री दिया हुआ है, नो नीड टू गो दिस मच डिटेल, स्पेशली इस टाइम पे इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ें हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन है, फ्रैंकोइस बर्नर, मुगल एम्पायर के टाइम पे आए थे 1620 से 1688। अब इनके बारे में चीज़ें देख लेते हैं हम। देखो, ट्रैवल इन मुगल एम्पायर, ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। दूसरा, न्यू डिवीजन ऑफ अर्थ बाय डिफरेंट स्पेशीज और रेसेस ऑफ मैन दैट इनहेबिटेड, ये दोनों इनके द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे इनसे रिलेटेड चीज़ें, सारी चीज़ें ध्यान देने की जरूरत है। बट ये देखो, सती, उस टाइम पे जब ये आए थे तो इंडिया में सती प्रथा प्रैक्टिस हो रही थी या नहीं हो रही थी, ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व किया था और अपनी किताब में मेंशन भी किया था। ठीक, और इनका मेन ऑब्जर्वेशन क्या था, मुगल एम्पायर में उस टाइम पे क्या हो रहा था, मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें कैसी थी, ये सब कुछ ये डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। रिवीजन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।